राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने राज्यसभा के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास किया था। भारतीय संसद द्विसदनात्मक है, जिसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे लोकसभा की संरचना और उसकी शक्तियों के बारे में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अर्थात भारतीय संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो आज हम देखते हैं लोकसभा की संरचना और उसकी शक्तियों के बारे में। अब जो लोकसभा है, लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है। जब हमने राज्यसभा के बारे में अध्ययन किया था, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता का वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकसभा की, तो वास्तव में जो जनता का सदन है वो लोकसभा को ही कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जनता के द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसकी सदस्य संख्या के बारे में बताना चाहूंगी कि इस संविधान के द्वारा इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इसमें 552 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। और इनमें क्या है कि राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं होगी। और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 से अधिक नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियंस चुने जाएंगे, जिनकी संख्या 2 रहेगी। तो इनको मिलाकर भारत में लोकसभा की सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं कौन सी होंगी? तो जब हम योग्यता की बात करते हैं, तो पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कि उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हो। जब हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करते हैं, तो वहां आयु सीमा है 30 वर्ष की, 30 वर्ष से कम ना हो। लेकिन लोकसभा के लिए यह निर्धारित किया गया है कि उसके सदस्यों की आयु 25 वर्ष से अधिक ना हो। वह कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो। यदि वह किसी लाभ के पद पर आसीन है, तो लोकसभा का सदस्य बनने से पहले उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उसे न्यायालय के द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो, वो पागल ना हो। ठीक है, इनकी उसकी जो मानसिक योग्यता है वो भी सही होनी चाहिए। और इन योग्यताओं के अतिरिक्त 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा कुछ और योग्यताएं भी इनकी निर्धारित की गई हैं। पहली क्या है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों। यानी कि जब लोकसभा का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा में जो सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए सुरक्षित हैं, तो उनके लिए यह आवश्यक है कि वो सदस्य उस अनुसूचित जाति या जनजाति का हो। आम व्यक्ति वहां से लोकसभा के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं हो सकता। असम की जनजाति के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने हेतु उसी जनजाति का होना तथा उस संसदीय क्षेत्र का या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचक क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि आप मान लीजिए राजस्थान के किसी प्रदेश से या किसी जिले से
लोकसभा के लिए खड़े हो रहे हैं तो वो आप वहाँ के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। उस राज्य विशेष या उस निर्वाचन क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि उस मतदाता सूची में आपका नाम हो। इसके अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति की निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय अथवा जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा ना पाई हो और उसे जेल से छूटे 5 वर्ष का समय हो गया हो। तो ये सभी जो योग्यताएं हैं वो लोकसभा के निर्वाचन में खड़े होने वाले नागरिकों में होनी चाहिए। अब बात आती है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए, आपको यदि मैं सरल शब्दों में बताना चाहूँ तो लोकसभा के सदस्यों के लिए के निर्वाचन के बारे में कि सबसे पहले जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी जाती है, उसके पश्चात लोकसभा को जो राज्य हैं उनको निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी कि लोकसभा के निर्वाचन के निमित्त राज्यों को प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। फिर सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर। और वयस्क मताधिकार में अब यह आयु पहले 21 वर्ष थी, अब यह आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष। अर्थात 18 वर्ष का प्रत्येक युवक युवती यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति उसे मत देने का अधिकार है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्थानों का कोई आरक्षण नहीं होगा। इस प्रकार सदन के अधिकांश सदस्य जनता के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। तो 5 वर्ष के बाद जब भी चुनाव होते हैं तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। अब जब योग्यता मैंने बताई दी है आपको कि इनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए यह 30 वर्ष है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे लोकसभा की शक्तियों के बारे में। लोकसभा की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति आती है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। देखिए, वास्तव में संसद के द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वास्तव में वो प्रयोग लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। जब हम राज्यसभा की शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यसभा वास्तव में एक नाम मात्र का द्वितीय सदन है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग लोकसभा के द्वारा किया जाता है। बात आती है व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों की। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों से क्या अभिप्राय है? कानून निर्माण की शक्ति। अब कानून निर्माण की शक्तियां हैं वो संसद के दोनों सदनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होगा। संकट काल की उद्घोषणा के समय में भी राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। लेकिन साथ में क्या व्यवस्था कर दी गई है कि यदि मान लीजिए किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उस मतभेद को दूर करने का प्रयास किया जाता है और जो अंतिम निर्णय है वो बहुमत के आधार पर किया जाता है। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की तुलना में अधिक है तो जो निर्णय है वो लोकसभा के फेवर में ही आता है। अर्थात जो साधारण जो विधेयक हैं यद्यपि वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो हम देखते हैं कि अक्सर लोकसभा का निर्णय ही मान्य होता है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो
ये देखा गया है कि वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में वो पेश नहीं किए जाते। सेकंड शक्तियां आती हैं वित्तीय शक्तियां, और वित्तीय शक्तियों के मामले में यानी कि पूर्णतः लोकसभा शक्तिशाली है। अब देखिए, जो अनुच्छेद 109 है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित ही नहीं किया जा सकता। जब लोकसभा में पास हो जाता है तो पास होने के पश्चात उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह केवल 14 दिन तक ही उस पर विचार विमर्श कर सकती है। 14 दिन के पश्चात उसे लोकसभा को लौटाना होगा। वो केवल सुझाव दे सकती है कि ये संशोधन होने चाहिए, लेकिन वो उनको बाध्य नहीं कर सकती। अंतिम इच्छा केवल लोकसभा की ही मान्य होती है। इसी तरह जब हम कार्यपालिका शक्तियों की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। अब क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो अपने कार्यों के प्रति, या जो हमारा मंत्रिमंडल है वो अपने कार्यों के प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। जिस दिन वो अपना लोकसभा में विश्वास खो देता है, मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा कई साधनों के द्वारा मंत्रिमंडल, या हम कहें कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। वो सरकार से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से, आलोचना के माध्यम से उनके कार्यों पर नियंत्रण रखती है। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके, अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई संशोधन करके जिससे सरकार सहमत ना हो, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। और काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की जो गलतियां हैं उन पर प्रकाश डालती है, जनता को उनके बारे में पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो एक तरह से उन शक्तियों का प्रयोग लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट शक्ति आती है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति दोनों सदनों के पास बराबर है। संविधान के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में यदि कोई परिवर्तन करना है, कोई संशोधन करना है, तो संशोधन की शक्ति भी संसद को प्राप्त है। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। केवल कुछ महत्वपूर्ण भाग ऐसा है जिस पर संशोधन करने के लिए उसे राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य है। इसमें संसद के दोनों सदन मिलकर संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। और मान लीजिए संविधान संशोधन में दोनों सदनों में किसी प्रकार का यदि मतभेद होता है तो फिर उस संशोधन प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। अब किन किन का निर्वाचन करती है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी निर्वाचित और उन्हें पदच्युत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा के पास जो एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं,
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। जनता इन्हें अपना प्रतिनिधि समझती है। तो जनता की कोई भी शिकायतें होती हैं तो उन शिकायतों का निवारण लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। जनता की शिकायतें, जनता के विचार, उनकी भावनाओं को सरकार तक लोकसभा द्वारा ही पहुंचाया जाता है। लोकसभा के सदस्य इस बात की कोशिश करते हैं कि सरकार के द्वारा जिन नीतियों का निर्माण किया जा रहा है वो जनता के हित में किया जाए। और इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं वो है कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा के द्वारा होना आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो राष्ट्रपति है जिसे क्षमा देने का अधिकार है उसके लिए भी संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संसद एक शक्तिशाली संसद है, ठीक है, जिसके द्वारा अनेक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, पर वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है।